देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने के लिए हमको पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझना पड़ेगा। कल क्या बताया था मैंने? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि सर, नाम में आंसर छुपा हुआ है कि सर, कंपनी जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, जो भी कंपनी का एक आउटसाइडर है वो कंपनी के साथ में डील करने जाने वाला है, ठीक है, जो भी कंपनी का आउटसाइड से एक आउटसाइडर है वो कंपनी के साथ में डील करने जाने वाला है, तो सर तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्या? कि सर सबसे पहले तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एओए, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशंस हैं वो मतलब उसका, चूंकि ये पब्लिक डोमेन में है तो इनको पढ़ के आए। ठीक है सर, मतलब आप ये बोलना कि सर जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक पार्लांस में हैं, सर उनको पढ़ के आने का इसकी ड्यूटी बनती है मिस्टर एक्स की, कंपनी से डील करने से पहले। सर न केवल पढ़ के आए बल्कि उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के आए, करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के आए, ना केवल पढ़ के आए बल्कि उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के आए, अपने हिसाब से नहीं, जो उनका सही मीनिंग है उस हिसाब से। और तीसरी बात कि सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आए, पब्लिक डॉक्यूमेंट जो पब्लिक पार्लेंस में है पढ़ के आए, न केवल पढ़ के उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के आए। और सर तीसरी बात है कि सर चाहे उन्होंने नहीं भी पढ़ के आए, हम ये मान के चलेंगे कि वो कंपनी से डील करने से पहले पढ़ के आए हैं। उन वी कैन कंस्ट्रू और वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट द आउटसाइडर इज हैविंग नोटिस ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। एंड सर हमको कहाँ से मिलेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी के? कि सर यार, आप आरओसी के साथ में थोड़ी सी फीस जमा करा दो, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के थ्रू। सर आप थोड़ी सी फीस जमा करा के किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के आप कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जहां कंस्ट्रक्टिव नोटिस वहां पर वर्ड सबसे पहला कीवर्ड क्या आना चाहिए? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कि सर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? कि सर उसको नोटिस है, हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या है। सर याद रखना, सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करी गई है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, खुशबू हाजियानी। और पढ़ने से पहले कृपया सब जने अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। पढ़ भाई खुशबू। Section 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or extracts of any document, including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees. ठीक है सर, रजिस्ट्रार से आप इलेक्ट्रॉनिकली, मैंने बोला ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रार से उस जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि एमओए, एओए हो गए, सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी किसी कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट ही होता है। यस सर, आप उनकी कॉपी ले सकते हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, उनका एक रिकॉर्ड बना के अपने पास में रख सकते हैं। बस एक नॉमिनल फी, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है वो पे करके आपको इनकी कॉपीज मिल सकती हैं। आगे। The memorandum and articles of association of a company, when registered with Registrar of Companies, become public documents and they are available for inspection to any person on the payment of a nominal fees. In other words, Section 399 confers the right of inspection to all. It is therefore the duty of every person dealing with a company to inspect its documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions, but whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the documents. This kind of presumed or implied notice is called constructive notice. ठीक है सर, जब कभी भी कंपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर करती है ना, तब इनको भी तो जमा कराती है एमओए को। तो जैसे ही वो कंपनी
रजिस्टर होती है, ये क्या बन जाते हैं कि सर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और कोई भी पब्लिक में से इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट निकाल सकता है, ठीक है। एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी, नाम मात्र की फी या प्रेस्क्राइब्ड फी, कुछ भी बोल लो, उस पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 399 क्या देता है, एक राइट ऑफ इंस्पेक्शन सभी को देता है, पूरी पब्लिक को देता है, वो देखना चाहे तो, इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। therefore it is the duty of every person dealing with अब आती है मेन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, it is the duty of every person, it is duty of every person who is coming to deal with the company or who is dealing with the company, क्या करना है, to first inspect its documents, सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उनको देखे और ये श्योर करें एंड मेक श्योर जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स कंपनी के साथ में बनाने जा रहे हैं, दैट इज इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वो एमओए और एओए और दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो है उनके साथ में, जो भी मिस्टर एक्स कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, वो एमओए एओए की स्पिरिट और दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के हिसाब से सही हैं। कि सर कैसे, कि सर इनकी ड्यूटी बनती है ना कि इस कंपनी के एमओए को पढ़ के जाएं, तो एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज में यदि सीमेंट ट्रेडिंग है और ये सोचे थे कि मैं तो इसके साथ में वेजिटेबल ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा, तो सर पढ़ के जाना है। यदि तुम पढ़ के जाओगे तो आधे से ज्यादा ब्लंडरस प्रॉब्लम्स तो तुम्हारे से वैसे ही दूर रहेंगी, ब्लंडर्स से दूर हो जाओगे अपने आप इन द प्रोसेस, ठीक है। एंड सर सबसे पहली बात, इट इज द ड्यूटी। नंबर टू, कि सर उसका कॉन्ट्रैक्ट इनके प्रोविजंस के साथ कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंफर्मिटी में है या नहीं। अब तीसरी बात, सर वेदर अ पर्सन रीड्स देम और नॉट, चाहे उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम तो ये मान के चलेंगे, वी विल प्रिज्यूम दैट जो भी कंपनी से डील करने आ रहा है ही नोज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी कंपनी से डील करने आ रहा है ही नोज द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम तो मान के चलेंगे उसको आता है। दिस काइंड ऑफ प्री अज्यूम्ड या प्रिज्यूम्ड या इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, पहले से मान लेने को कि हाँ इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इसको नोटिस है कि इस कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या है। आ गया समझ में, लिख लोगे ना यार, हाँ इस अब तो समझ में आएगा, अब तो खुद की लैंग्वेज में भी लिख लेना, कीवर्ड्स मत भूलना बस, ठीक है। नेक्स्ट, बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज मेंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट खुशबू। Whether a person reads the documents or not, he is presumed to have knowledge of the contents of the document. He is not only presumed to have read the documents, but also understand them in their true perspective. ठीक है, वेदर अ पर्सन, अब मैंने कहा था ना, चाहे उसने पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, हम तो ये मान के चलेंगे, प्रिज्यूम करके चलेंगे कि उसने पढ़े हैं और उसको नॉलेज है। वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, ही इज प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, हम ये मान के चलेंगे उसको एमओयू और दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का जो भी कंटेंट्स है उसके बारे में नॉलेज है। सर फिर मैंने कहा था न केवल पढ़ के आया बल्कि उनको उनके करेक्ट और ट्रू पर्सपेक्टिव में समझ के भी आया, हम तो ये भी मान के चलेंगे कि करेक्ट और ट्रू पर्सपेक्टिव में समझ के भी आया, हम ये मान के चलेंगे। ही इज नॉट ओनली प्रिज्यूम टू हैव रेड द डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव, सही मायने में जो वो बोलना चाह रहे हैं उसमें समझ के भी आए हैं, ठीक है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट। और आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है? नहीं सर। एक मिनट रुक जा। अभी दिख रही है? हाँ दिखी दिखी। ठीक है, सब जने अपना वीडियोस ऑन करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो, प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियो। श्रेया बियानी बार बार मत कहलवा, श्रेया कर्नावट। हाँ 10 जन बोल, क्या हुआ? सर समझो कि है ना, मैंने अपने एमओए में ना चेंजेस किए और फिर मैंने वो एमसीए वाले पोर्टल पे डाला, बट फॉर सम रीजन एमसीए वाले पोर्टल ढंग से लैग किया और है ना वो चेंजेस वो वेबसाइट पे नहीं आ पाए, वो पुराना ही एमओए दिखा रहा है।
तो अगर इन्वेस्टर्स ने देखा तो वो पुराने एमओए पे ही पैसा लगा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि चेंजेस हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कितनी दिन वेबसाइट क्यों डाउन सर? रहेगी? कितनी देर वेबसाइट डाउन रहेगी? कितनी देर रह सकती है? एमसीए जैसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता, जहां पर रोज करोड़ों फाइलिंग होती है, लाखों फाइलिंग होती है कंपनीज की। तू तो वही बात कर रहा है सर, है ना? इंडिगो की वेबसाइट फेल हो गई, रेलवे की वेबसाइट फेल हो गई। अब कोई टिकट, पुराना टिकट लेके पहुंच गया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होएगा, वापस सही हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो टेंशन मत ले, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं कि इस दौरान उसकी वेबसाइट खराब हो गई ना। डोंट अपना दिमाग फालतू जगह पे नहीं दौड़ाने का। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो कि दर्श जैन ने बहुत मेहनत करी और अब वो सीए बन गया, तो सीए बनने के बाद में माँ बाप के दिमाग में नेक्स्ट क्या आता है? कि बच्चे की शादी कर दो। ठीक है, तो 10 जन की बारात निकल रही थी तो घोड़ी ने चलने से ही मना कर दिया। अब इसका क्या जवाब है यार? है, तो ये तो एब्सर्ड क्वेश्चन और एब्सर्ड सिचुएशन हुई। ठीक है, ऐसी बेवकूफानी बातें नहीं करना आपने। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 पढ़ भाई खुशबू। Every person dealing with a company not only has the constructive notice of the memorandum and articles, but also of all the other related documents, such as special resolutions, etc., which are required to be registered with the registrar. सर मैं शुरुआत से आपके लिए क्या वर्ड यूज ले रहा हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, जो भी कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब कि सर ये होता है, ये होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। और भी कोई जैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है ना, जिसमें मैंने आपको ऑनलाइन खोल के दिखाया था कि कंपनी वो नेशनल एम्बलम लगा हुआ होता है, कि वो सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आज दिन कंपनी रजिस्टर हो गई है ना, कि सर इस नाम से इतनी तारीख को ये कंपनी इस आरओसी के साथ में रजिस्टर हो गई है, कंपनी का नाम ये है, वगैरह वगैरह। तो सर, तो ये भी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ। तो सर सारे और भी जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, स्पेशल रेजोल्यूशन, सर उनका बारे में भी नॉलेज लेके आनी है। सो एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी not only has the constructive notice of MOA and AOA, but also of all the other related documents such as special resolutions which are required to be registered with the registrar. ध्यान रखना, जब अपन मीटिंग करते हैं तो एक तो होता है जनरल मीटिंग, उनमें होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर वहां पर हम काफी चीजों पे वोटिंग करके रेजोल्यूशन पास करते हैं। यस सर, दो तरीके के रेजोल्यूशंस बताए थे, एक तो थे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, एक थे स्पेशल रेजोल्यूशंस। यस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो सर 50% लोग भी हाँ मान जाए तो उसी से पास हो जाते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन 75%। यस सर, तो सर ये वाले पब्लिक पार्लांस में आते हैं, ये रजिस्ट्रार के साथ फाइल करने की जरूरत होती है। सर ये वालों की इतनी कोई जरूरत नहीं होती, तो ये पब्लिक पार्लांस में नहीं आएंगे, ये वाले आएंगे। अभी तक की तो यही व्यवस्था है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर उसने कोई चेंज किया है, उस कंपनी ने अपने स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करके, तो वो चेंज जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशंस भी आरओसी के साथ में फाइल होते हैं, तो सर पब्लिक डॉक्यूमेंट है सर। ठीक है, आगे पढ़। Thus, if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in the memorandum, or outside the authority of directors as per memorandum or articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. ठीक है सर, मैंने आपको बताया था ना कि सर कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ है, लेकिन आप भाई साहब पहुंच रहे हैं उस कंपनी के पास में और वेजिटेबल ट्रेडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं। सो आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस कंपनी है, तो सर वो कैसा एग्रीमेंट होएगा? सर वॉइड एग्रीमेंट होगा, कभी भी गलत एग्रीमेंट होएगा, कभी भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। ठीक है सर, कोई राइट नहीं है। तो सर thus if a person enters into a contract which is beyond the powers of the company as defined in MOA और outside the authority of the directors को उनकी पावर कहां से मिलती है? कि सर MOA से। he cannot acquire any rights under the contract against the company. मिस्टर एक्स को कंपनी के खिलाफ कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, इसमें एक छुपी हुई बात है जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि सर डायरेक्टर ने अपनी पावर से बाहर जाके काम कर लिया, लेकिन
वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर के अंदर है तो वो रेटिफाइबल है ना? यस सर। तो वो एक एक्सेप्शनल बात हो गई, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि सर मेमोरेंडम के बाहर जाके ये कंपनी ने अपने स्कोप से बाहर जाके काम कर लिया, या फिर डायरेक्टर्स ने आर्टिकल में जो उनको पावर्स दी हुई उसके बाहर जाके काम कर लिया, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कंपनी के अगेंस्ट आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया? बस एक लाइन में समझ लो, वो 3 बातें जो बताई थी वही ध्यान रखना। खुशबू तीनों बातें बता डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। अगर जो कंपनी से डील करने आने वाला है उसने नहीं भी पढ़ा है एमओए एंड एओए, तो प्रिज्यूम करेंगे। ऑर्डर वाइज पढ़ कि सबसे पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आना उसकी ड्यूटी है, हाँ, ठीक है? तो सबसे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसने नहीं भी पढ़ा तो हम क्या करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि उसने पढ़ लिया है और उसको सही जिस हिसाब से उसे समझना चाहिए उस हिसाब से उसने समझा है। जिस उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझ के आया है, ठीक है? ये कीवर्ड्स हैं, ये आने चाहिए। ये जिस पर्सपेक्टिव में समझना था उस पर्सपेक्टिव में समझ के भी आया है, ठीक है? और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना, एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और स्पेशल रेजोल्यूशंस भी आते हैं बेटा, क्योंकि वो रजिस्ट्रार के साथ में फाइल किए जा सकते हैं, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट, अब अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ ली ना? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ वी कम टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नाउ वी कम टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सर बिल्कुल अपोजिट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसका फेवर करती है? कि सर कंपनी का फेवर करती है। आउटसाइडर को कंपनी के साथ में डील करने से पहले अपनी होमवर्क पूरा करके आना पड़ेगा, यही तो बोलती है। तो सर वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो आउटसाइडर का फेवर नहीं कर रही है, कंपनी का फेवर कर रही है। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलती है कंपनी के क्लोज्ड डोर्स, इन डोर्स के पीछे क्या हुआ है ये बाहर वाले को पता नहीं पड़ सकता है। तो वो ये मान के चल सकता है कि अंदर जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने थे, कंपनी को जिस तरीके से काम करना था, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही कंपनी ने काम किया है, ठीक है? आउटसाइडर को इस बारे में पेन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है कि उसने वो काम प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। कंपनी के अंदर वो मान के चल सकता है कि कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे सारा काम सही से हुआ होगा। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर की बात करता है? कि सर आउटसाइडर के फेवर की बात करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is an exception to the doctrine of constructive notice। एक्सेप्शन है ना? वहां तो हम बोल रहे हैं कि कंपनी के बाहर वाले को मेहनत करके आनी है, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि बाहर वाले को छूट मिल जाएगी, ठीक है? तो हम बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से पढ़ना खुशबू। और दर्श जैन कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? सर कोई तो है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट काबरा जी, हाँ सर। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है या प्रोसेस नहीं हो रही है? नहीं नहीं सर, आ रही है ना। तो आवाज तो आ रही है, पर दिमाग में प्रोसेसिंग में कोई केमिकल लोचा हो रहा है क्या आपके? नहीं सर। तो फिर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है? सर नेटवर्क इश्यू सर, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे पे ही बिल फाड़ दे तू, ठीक है? अरे नहीं सर। नेक्स्ट, तो खुशबू आ जाए, नहीं पढ़ना चालू कर बेटा यहाँ से। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. For instance, if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. This can be explained with the help of a landmark case, the Royal British Bank versus Turcon. This is the doctrine of indoor management, popularly known as the Turcon rule. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करना इस डॉक्ट्रिन को।
डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताओ, ठीक है। इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि टर्कवेन रूल बताओ, और एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऐसा भी पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है अफोरसेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो ऊपर पढ़ी है ना कि बाहर वाले को पढ़ के आना है, उसका ये कतई मतलब नहीं है। इट डज इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या चल रहा है वो भी उनको पता रहेगा। नहीं सर, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया वो उन बेचारों को कहाँ से पता लगेगा। कुछ बातें तो आरओसी के साथ में फाइल हो जाती हैं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है वो उनको कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। For instance, if an act is authorized by the articles or memorandum, कि सर कोई काम को आर्टिकल या मेमोरेंडम से ऑथराइज किया गया है, कि सर जैसे फॉर एग्जांपल सर ये बोल दिया गया कंपनी के एमओए में बोला गया है कि कंपनी 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है सीमेंट ट्रेडिंग के लिए। ऑब्जेक्ट है सीमेंट ट्रेडिंग 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोला गया है कि कंपनी का जो भी डायरेक्टर है वो कंपनी को बिना पूछे 3 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है, ठीक है। और यदि 3 करोड़ से ज्यादा का लोन लेना है तो उसको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक सिंपल रेजोल्यूशन पास कराना है और वहां पर अप्रूव करा के फिर वो 4 या 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब सर आउटसाइडर जो है, आउटसाइडर जो है उसके पास तो केवल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस होगा। सर यहाँ जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी था, मान लो वो आरओसी के साथ में फाइल नहीं होता है, तो क्या आउटसाइडर को पता लगेगा कि सही में 4 करोड़ रुपए के लोन के लिए यहाँ से ये रेजोल्यूशन पास किया गया इस मीटिंग को करा के? वो नहीं पता पड़ सकता सर, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। तो सर वो ये मान के प्रिज्यूम करके चल सकता है ना कि जो भी डिटेल फॉर्मेलिटी थी, जो भी मीटिंग करके करनी थी, वो सब इन लोग ने कर ली होगी। वो ये मान के चल सकता है ना, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है उसके लिए क्लोज डोर्स के पीछे मान के चल सकता है ना, कर ली होगी। यस सर, मान के चल सकता है कि, है ना। तो यही बोल रहा है कि सर आउटसाइडर्स, ये बिल्कुल मतलब नहीं निकालना है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का दैट आउटसाइडर्स आर डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे इंटरनली चल रहा है उसकी नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम, एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज, जैसे कि मीटिंग करा के रेजोल्यूशन पास करना, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व कर लिया गया है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लैंडमार्क केस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन। आइए अब अपन समझते हैं कि सर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन, जहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का नाम आए वहां पर टर्कन रूल या रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन का नाम आएगा। सर इस केस में हुआ क्या था, मैं पहले आपको नटशेल में बताता हूं कि सर एक कंपनी थी जिसका नाम था कैमेरॉन कोलब्रुक स्टीम कोल एंड स्वैनसे एंड लोगर रेलवे कंपनी। हम तो इसको क्या, इतनी बड़ी कंपनी की बजाय हम इसको केवल कंपनी बोल लेते हैं, ठीक है सर। वो अंग्रेजी कंपनीज एक्ट के अंडर बनी थी, ठीक है सर, बहुत पुरानी 1844 के एक्ट के अंडर, ठीक है। अपन तो मैं मान के चलो कंपनी थी सर। सर अब इस कंपनी को बैंक से बार बार ओवरड्राफ्ट या लोन लेने की जरूरत पड़ती थी, ओवरड्राफ्ट लेने की जरूरत पड़ती। ओवरड्राफ्ट समझते हो ना, ओवरड्राफ्ट समझते हो ना? ये सर खाते में पैसे नहीं है पर किसी को पेमेंट करना है, खाते में पैसे नहीं है पर किसी को पेमेंट करना है, तो हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिए हुए हैं। 1000 रुपए बैंक खाते में पड़े, 1200 को पेमेंट किया तो 200 पे हम थोड़े से ब्याज ज्यादा रेट पे भर के, और टेम्पररी ये फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, ठीक है सर। तो इस कंपनी को बार बार बैंक से लोन की, ओवरड्राफ्ट की, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती थी। बैंक का नाम क्या था? रॉयल ब्रिटिश बैंक। कंपनी का नाम क्या था? ये कैमरॉन कोलब्रुक स्टीम कंपनी वगैरह। तो सर अब बैंक ऐसे ही तो देना नहीं चाहता है, ठीक है। बैंक कहता है कंपनी को, यार कोई, रॉयल ब्रिटिश बैंक बोलता है कंपनी को, यार कोई सिक्योरिटी तो रखा हो यार मेरे पास में, ठीक है, ताकि मैं भी आपको लोन देते हुए ये जो आप हाथ को हाथ मांग लेते हो उसके पीछे मैं भी सिक्योर्ड रहूं। तो सर कंपनी ने क्या किया, एक बॉन्ड लिख के दिया इसको 2000 पाउंड्स का, कि ये बॉन्ड है मेरा, आई एम ऑब्लाइज्ड टू पे यू रुपीज, रुपीज नहीं सॉरी पाउंड्स 2000,
जब भी वो ड्यू हो जाएंगे तब। ऐसा उसने एक द कंपनी had given a bond for pounds 2000 to the bank which secured the company's drawings on its current account। करंट अकाउंट पे जो भी लोन और ओडी फैसिलिटी और ये तो जो भी वो ड्राइंग करते थे ना, उससे बैंक को सिक्योर भी कर दिया उन्होंने कि हाँ तो सिक्योर्ड है यार, चिंता मत कर। ठीक है, बॉन्ड प्रॉपरली इशू हुआ था। बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी। यस सर। अब हुआ क्या कि सर ओवर द टाइम ये कंपनी चली गई लिक्विडेशन में। लिक्विडेशन में मतलब ये कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो अब इस कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन अपॉइंट हुआ? एक टर्कोइंड नाम का आदमी अपॉइंट हुआ। कंपनी को जो वाइंड अप करने का काम करता है ना, लिक्विडेट करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर। वो कंपनी की सारी एसेट्स लाएगा एक जगह पे, पैसा इकट्ठा करेगा, फिर जिन जिन की पैसा देना उनको देना चालू करेगा, उस कंपनी के मैटर्स को, एसेट्स को लिक्विडेट करके उसको देना चालू करेगा। ठीक है, वो ये काम होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर का। तो सर टर्को एंड भाई साहब ऑफिशियल लिक्विडेटर बने उस कंपनी के। ठीक है सर, इनका काम क्या है टर्को एंड का? कि सर जितनी भी एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करो, उनसे जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको पे करो। ओके सर। बैंक भी पहुंचा इस टर्को एंड के पास में कि देख तेरी कंपनी ने मुझे 2000 पाउंड का एक बॉन्ड इशू किया है, तो वो कंपनी की लाइबिलिटी है, तो वो आपको मुझे चुकाना है। ठीक है, टर्कवेंट ने उसे मानने से ही मना कर दिया कि नहीं ये प्रॉपर्ली इशू नहीं हुआ है, इसलिए मैं तो मानूंगा ही नहीं कि ये कंपनी की लाइबिलिटी है, इसलिए मैं नहीं चुकाऊंगा कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, प्रॉपर्ली इशू इशू नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। व्हेन द कंपनी वाज sued, इट alleged दैट अंडर इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट, जो कि उस मतलब पढ़ना क्या चाहिए? अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, directors only had the power to borrow up to an amount which is authorized by the company's resolution। कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर कंपनी के लिए उतने रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं, which is only had the power to borrow up to the amount authorized by a company resolution। कंपनी ने जितने रुपए तक का रेजोल्यूशन पास किया है, डायरेक्टर उतने रुपए तक की ही बोरोइंग कर सकते हैं। सर एक रेजोल्यूशन पास भी हुआ था, अ रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच द डायरेक्टर्स कुड बोरो। पर उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि डायरेक्टर्स कितना बोरो कर सकते हैं, बस उसमें लिखा था डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं कितना। ये कभी भी उस रेजोल्यूशन में पास ही नहीं हुआ, और ये सब कंपनी के अंदर हो रहा है। ये कोई यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है जो बाहर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, ये जस्ट कंपनी के अंदर ही अंदर चल रहा है। ठीक है, तो सर अब मुझे बताओ, क्या बैंक वाले को पता पड़ेगा, क्या बैंक को पता पड़ेगा कि इसको जो 2000 पाउंड का एक इन्होंने बॉन्ड दिया है वो प्रॉपरली इशू हुआ है या नहीं हुआ है? वो तो ये मान के चल सकता है ना कि कंपनी के क्लोज्ड डोर्स के पीछे जो भी कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल सही तरीके से की गई होगी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं। और ये मान के चल सकता है कि इसको जो 2000 पाउंड का ये बॉन्ड इशू हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपरली इशू है। बोलो सर, हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो। ठीक है, so held it was decided that the bond was valid। क्यों? क्योंकि इंटरनल अफेयर्स का पता पढ़ नहीं सकता तो ये मान के चल सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से कि सब कुछ सही है। so the Royal British Bank could enforce the terms। he said that the bank was deemed to be aware that the directors could, he कौन है? टर्कवेंट है। टर्कवेंट said that the bank was deemed to be aware, बैंक को अवेयर होना चाहिए था that the directors could borrow only up to the amount of resolutions allowed। Articles of association were registered with the company's house, so there was constructive notice। Yes, हम मानते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं आरओसी के साथ में, तो सर उनके बारे में कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, लेकिन उनके अनुसार इंटरनली काम किया गया या नहीं किया गया ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं आया। तो ये मान के चल सकते हैं कि वो किया गया है। जब तक कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता तब तो हमारे को चेक करने की जिम्मेदारी बनती है एज एन आउटसाइडर। पब्लिक डोमेन में नहीं आता है तो हम मान के चल सकते हैं सारा काम सही से किया होगा। सो बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट द बैंक कुड नॉट बी डीम्ड टू नो विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास्ड बिकॉज दीज वर नॉट रजिस्ट्रेबल। देखो ये आरओसी के साथ में रजिस्टर कराने की, जैसे एमओए रजिस्टर कराते हैं ना, स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्टर कराते हैं ना, वैसे ये मान लो ये जनरल
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस थे जिनको रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्या बैंक को उसके बारे में पता पड़ता कि अंदर सही में आर्टिकल ये रेजोल्यूशंस पास किए गए या नहीं, या सही से पास किए गए या नहीं? सर बैंक को कतई पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये आते ही नहीं। ठीक है, द बॉन्ड वॉज वैलिड because there was no requirement to look into the company's internal workings. This is the indoor management rule, that the company's indoor affairs are the company's problem. Outsider को बस ये देखना है कि कंपनी के एमओए क्या है, उस हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है, बस ये डिटेल में जानना, तो उसको मिलेगा जो पब्लिक डोमेन में आई नहीं है उस इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ उसको पता पड़ेगा ही नहीं, तो वो मान के चल सकता है कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट में सब कुछ सही से हुआ होगा और फिर आगे बढ़ सकता है। क्या तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेट के बारे में समझ में आया? एक बार वापस पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट को टर्क्वेट रूल भी बोलते हैं, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये 4-5 बातें ध्यान रख लेना। पूरा लालम लाल हो गया यार। इतना तो घिस घिस के आप भी नहीं पढ़ते होगे। क्यों खुशबू भाई, काबरा जी, श्रेया बियानी? यस सर। हाँ श्रेया बियानी वीडियो ऑन नहीं करती है ना? तो सर अब 3 एक्सेप्शंस हैं टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके अगेंस्ट बात करती है? एक बार है ना, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो सब जने।